प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पार्ट करेंगे जो पीछे कल क्वेश्चन कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने करे थे, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे वो हम सारे आज कवर करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप शिफ्ट नंबर ये कौन सी 10:30 से 12 के बीच में जो शिफ्ट हुई थी, इसको हम करेंगे और वही लगातार चल भी रही है। तो आज 21 तक से करेंगे और ये 20 तक हम क्वेश्चन करवा चुके थे और इसके आगे ये वाले क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र विनती है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। यानी कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मनोबल मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इस छोटे से चैनल को आप सबने इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं कभी आपका एहसान कैसे भूलूंगा। बात करते हैं आज के इस पार्ट की। चलते हैं और सब्सक्राइब तो कर लिया होगा उम्मीद करते हैं, और नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखो, कह रहा है कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो देखो, शर्करा से जब हम अल्कोहल बनाते हैं तो उसको किण्वन प्रक्रिया द्वारा हम ये परिवर्तित करते हैं, याद रखेंगे आप। वहीं देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला कई बार पूछा जाता है, CaOCl2 होता है, ये भी आप याद रखना। और कई बार ऐसा भी लिख सका होता है CaOCl2, ऐसा भी लिखा होता है। ठीक है, तो जो भी लिखा हो आप, सेम ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये होता है। और देखो दोस्तों, ये ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब कोई आयन अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसको ही हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का खोना, जब खोते हैं तो प्लस आता है, तो इलेक्ट्रॉनों का खोना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये एक दो बार पूछा जा चुका है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण का ही नाम है। वहीं अगर पाश्चुरीकरण की बात करते हैं तो देखो, दूध डेयरी में चाहे वो दूध हो या दूध से बने कोई भी उत्पाद हो, एक निश्चित समय तक, निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं। और क्यों गर्म करते हैं? ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया हो, खराब जीवाणु हो जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सारे के सारे मर जाएं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी याद रखते हैं कि बैक्टीरिया तो मर जाएं, लेकिन जो दूध है या उसके उत्पाद हैं उसके स्वाद में कोई कमी ना आने पाए, ये भी हो। ठीक है, तो एक निश्चित तापमान पर गर्म करना, बैक्टीरिया को मार देना, लेकिन स्वाद में कोई परिवर्तन करे बगैर, यही होता है पाश्चुरीकरण, याद रखना। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पाश्चुरीकरण का टेम्परेचर क्या होता है, किस तापमान पर रखा जाता है दूध को, आप बताना एक बार। देखते हैं कितने लोग सही जवाब इसका दे पाते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की है। हालांकि ये अब आप नहीं पूछा जाएगा, आप इसको हटा दो। बस आप ये याद रखना कि इसरो से संबंधित अगर कोई प्लान चल रहा है या कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है, कुछ भी नया छोड़ा गया है, तो उसको भी आप याद रखना अपडेटेड 2024 के हिसाब से। ठीक है, बहुत पीछे का नहीं पढ़ना है आपको। 2024 में भी आप मार्च के लास्ट का पढ़ सकते हैं या अप्रैल से भी शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि जितना भी डिले होता जाएगा क्वेश्चन, वो इतना ही कम करंट अफेयर होता जाएगा आपका। जैसे मान लो कि आपका एनटीपीसी का पेपर 2025 में होता है और दिख तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि कछुए से भी नीचे चाल चल रहे हैं रेलवे वाले, इतना धीरे चल रहे हैं कि आप इसकी हद नहीं कर सकते हो। मतलब सर माननी चाहिए रेलवे वालों को कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो कब निकालते हो, फॉर्म कब ले लेते हो और उसका एग्ज़ाम कब कराते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम और आप लोग, कोई बात नहीं है, जो हो रहा है उसी में आप काम चला पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं विली। यानी कि कहने का मतलब, जो हमारे पास छोटी आंत होती है उसमें बहुत सारे फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसको विली बोलते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको विली देखने में लगते कैसे हैं। देखो, ये होते हैं विली। अब मान लो कि छोटी आंत के अंदर अगर आप घुस जाएंगे तो ऐसा आपको अंदर से दिखेगा, अंदर का पार्ट है। तो ये जो होते हैं ना, ये देख रहे होंगे आप चावल जैसे, ये विली होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी हम खाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा चूस सकें, इसलिए रिसेप्टर्स बनाए जाते हैं। जैसे जीभ में क्या होता है, कुछ इस प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, और लेकिन यहाँ पर दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं विली बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो पहले मैं बना देता हूँ। देखो किस प्रकार से बनेगा ये, तो इसको मैं हाथ से ही बनाता हूँ।
देखो ये ऐसे है और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे है। ये इस प्रकार से मान लीजिए, बड़ा बहुत सीधा तो नहीं बन पा रहा, लेकिन आप ऐसे कुछ इसको ऐसे मान सकते हो आप इस प्रकार से, ठीक है। ये है देखो, अब कह रहे हैं परिमाप 120 है, तो समचतुर्भुज जो होता है समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो समचतुर्भुज में भुजाएं सारी सेम होगी, तो 120 दिया है, तो 120 को 4 भागों में अगर बांटेंगे तो 4 3 12 यानी कि 30 की हो जाएंगी। तो ये भुजा जो होगी वो 30 मीटर की, और ये वाली भी 30 मीटर की हो जाएगी, ठीक वो भी ये 30 की, यानी कि सारी की सारी हमारी 30 की हो जाएंगी। अब उनके बीच की जो दूरी दिया है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की मैं दूरी मान लेता हूँ, ये वाली सीधी वाली दूरी, ये कितना है 15 मीटर है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का आधार और गुणे में ऊंचाई। तो आधार आप बताओ कितना है, तो ये है 30, तो 30 है यहाँ पर, इसको 30 लिख देता हूँ, 30 और ऊंचाई कितनी है 15, तो आप लिखेंगे 15, तो 15 × 45 और एक जीरो लगा देंगे, 450 हो जाएगा। सही उत्तर कहाँ है, 450 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कंप्यूटर से, तो आपने देखा कि इसके पहले भी पूछा गया था एक क्वेश्चन कंप्यूटर से, और ये भी आ गया है कंप्यूटर से ही। तो कह रहा है कि इन एक्सेल की बात हो रही है, व्हाट शॉर्टकट कीज इज यूज्ड, यानी कि कौन सा संक्षिप्त की हम यूज करते हैं टू फिल द सिलेक्ट सेल्स, मान लो सिलेक्टेड सेल्स को फिल करने के लिए, विद एक्टिव सेल्स टू राइट, तो ये हो जाएगा Ctrl+R होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। शॉर्ट कीज भी देखो पूछ लिया जाता है, तो 2 4 6 जो होती हैं मेन उनको भी आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी, तो ये कब करा था, 1739 में। नेक्स्ट, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी, तो देखो बहुरूपी गांधी के लेखक अनुपाध्याय बंदोपाध्याय हैं, यानी कि अनुबंदोपाध्याय, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। तो देखो लगातार आप देख रहे हो कि जनवरी में जो क्वेश्चन पेपर आया था, जितने भी सेट हुए थे, उनमें घूम फिर करके कहीं न कहीं 1-2 रचनाएं भी पूछ लिया था, तो याद रखना आप। जैसे इसमें भी देख लो, तो जनवरी का ही पेपर आप लोग कर रहे हैं ना, तो इसमें यही पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो ये दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि यदि साइन a+b इक्वल √3/2 है और कॉस a-b √3/2 है, तो ए और बी का संभावित मान क्या होगा। तो अब जरा सा आप स्मार्ट तरीके से आप सोचो, क्योंकि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो आप कहेंगे साइन 60 की वैल्यू, यानी कि अगर a+b 60 हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूं कि a+b रहा होगा कितना, 60 डिग्री रहा होगा, वहीं a-b, तो आप बताओ कि साइन की जो वैल्यू है √3/2 और इस कॉस की भी वही वैल्यू है √3/2, तो आप बताओ कि साइन कॉस की वैल्यू सेम कब होगी, तो जब थीटा इक्वल होगा हमारा 45 में सेम होता है। तो अब आप हम क्या करें कि ये a-b करने पर 45 आ जाए, यानी कि a-b करने पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, ठीक है। अब आप ऑप्शन से देखो, ए और बी को जोड़ने पर, जैसे मान लो कि मैं लास्ट वाला ये ले लेता हूं, तो ए और बी को जोड़ने पर 60 आना चाहिए, तो 45 10 55 ये तो गलत हो गया, 45 30 75 ये भी गलत हो गया, 50 60, तो देखो ये तो 60 आ रहा है, 50 10 60, लेकिन घटाने पर 45 आना चाहिए, तो 50 में से 10 आप घटाएंगे तो 40 ही तो आएगा, 45 तो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये भी गलत। तो बचा क्या ऑप्शन हमारे पास, ये a+b, यानी कि ए हो जाएगा 45 डिग्री और बी हो जाएगा 15 डिग्री। तो आप रख लीजिए यहाँ पर, देखो 45 माइनस का b यानी कि 15 बराबर में कितना आ जाएगा 30, तो जो cos 30 की वैल्यू होती है वही sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, केरल में मालाबार विद्रोह कब हुआ था। देखो मोपाला विद्रोह का दूसरा नाम मालाबार विद्रोह भी होता है, तो ये 1921 में हुआ था। तो इस प्रकार के कहीं न कहीं पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, 1 या 2 कभी कभार टपक जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो ये पाए जाते हैं जल तिपतिया। हालांकि आप हिंदी तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन मर्सिलिया वर्ड से आप जरूर समझ जाएंगे।
तो देखो मर्सिलिया दिखने में कैसे होते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये होते हैं देखो मर्सिलिया, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने ये मर्सिलिया देखा होगा, जहाँ पानी भरा रहता है, बहता नहीं है, वहां पर ज़्यादातर हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है इस मर्सिलिया को, जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं जरूर देखूंगा कितने हमारे भाई लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग ये कह देते हैं कि भाई लोग बोलते हैं, आप बहन लोग क्यों नहीं बोलते, तो बहन भाई दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप जरूर बताना कितने लोगों ने इसको देखा हुआ है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हैं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन तीसरा, महाराष्ट्र में कहाँ पर, औरंगाबाद एक जिला पड़ता है, याद रख लीजिएगा, औरंगाबाद नाम का एक जिला पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये हैं। और ये पुरानी कितनी है, ये 480 ईस्वी में बनाई गई थी। अब आप समझ सकते हो 2000 चल रहा है, कितना पुरानी होगी। इनको आप जब कभी टाइम मिले ज़रूर जाना देखने के लिए। ठीक है, ये गुफाएं फेमस हैं। और ये किसको बताती हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो जब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं तो किसके जीवन के बारे में बताएंगी, गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगी। तो भगवान बुद्ध के बारे में ये बताती हैं कौन, ये जो गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। मीरा की आयु कितनी है, तो देखो वर्तमान में 6 साल और ये है, और बाद में हो जाएगी ये, तो मैं बाद वाले को पहले लिखता हूँ ताकि बड़ा नंबर हो जाएगा। तो देखो 9:8। ठीक है, अभी कितना है, 6:5। अब आप इनका अंतर निकालो, कितने का अंतर आ रहा है, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर भी 3 है, यानी कि 3 3 जब सेम है तो कोई बात ही नहीं है। 3 की वैल्यू कोई भी आप ले लो, चाहे ये वाला 3 ले लो, ये भी बात वही है। 3 की वैल्यू हमारे हिसाब से अंतर है 3 का, क्वेश्चन के हिसाब से 15 साल का अंतर है, यानी कि 15। तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है कि मीरा की आयु कितनी है, कितनी का मतलब है कि वर्तमान समय में कौन है। तो देखो माया मीरा, तो माया की ये थी, मीरा की ये थी, ये कब की है, 15 साल बाद की, लेकिन वर्तमान बताएंगे तो माया की ये है और उसकी ये है। अब ये रेशियो है तो एक की वैल्यू 5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5 रेशियो की, तो 5 गुणे में 5 बराबर 25 हो जाएगी। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताना कि मैंने तो बता दिया है यहाँ पर मीरा की आयु पूछी थी, अगर माया की आयु पूछते तो हम क्या बताते हैं, आप बताना, जरा चेक करते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसको। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है, तो 48 घंटे के अंदर जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, तो ये अप्सरा है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है अप्सरा के बारे में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि जलमार्ग संख्या 1 के अनुसार इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है किलोमीटर में। तो देखो जो नेशनल वाटर वाला है वो कितना है, 1620 किलोमीटर लंबा है। वहीं अगर NW2 की बात करेंगे तो ये कितना लंबा है, ये है 891 किलोमीटर। है कहाँ पर, बांग्लादेश की सीमा से होकर के असम तक जाता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। याद रखना, कौन, 2 की बात हो रही है, नेशनल वे 2 की बात हो रही है। वहीं अगर NW3 की बात करें तो ये कहाँ से है, कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक है, साउथ में है। ये 205 किलोमीटर लंबा है, याद रखेंगे आप। हालांकि इतना कठिन कभी पूछा नहीं जाता है, बस बहुत ज़्यादा करेगा तो जैसे इसमें लंबाई पूछ लिया वैसे ही पूछ लेगा। तो आप यही याद रखो, कौन सा, कि 2 की लंबाई कितनी है तो 891, और 3 की लंबाई कितनी है 205 है। बस इतना ही काफ़ी है रेलवे के लिए। हालांकि बाकी एग्जाम होते तो पूछ लिया जाता, लेकिन इसमें इतना नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है इसमें किसी विशेष कूट भाषा में FMO को ऐसे करके ये लिखा जाता है और KQ को ये ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस लेटर का कोड क्या लिखा गया है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको दिख जाए अच्छे से। तो देखो F को क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा सर, तो आप कोई ऐसा लेटर ढूंढो जो यहाँ पर दिया हो और यहाँ पर दिया हो, दोनों में सेम है। तो आप देखो लास्ट में A दिया है, A का कोड क्या है, मान लो कि A का कोड 7 है, क्यों, क्योंकि लास्ट में A है, यहाँ भी लास्ट में 7 है।
अब यहाँ भी देखो ए, लास्ट से तीसरा ये 7, तो देखो ए का मतलब 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब है कि हर एक लेटर का एक कोड दिया गया है। इतनी बात समझ गए आप। अब आते हैं कि इसमें बोला किस में गया, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ दिखाने के लिए आपको। तो देखो हमें निकालना है क्यू टी एम पी आर और एल का निकालना है। तो देखो क्यू का कहाँ पर लिखा है, क्यू का ये है, तो क्यू का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। टी की जगह पे क्या है, तो टी देखो यहाँ पर सेकंड से, तो 6 हो जाएगा। एम है कहीं पर, एम है यहाँ स्टार्टिंग से तीसरा यानी कि 3 हो जाएगा। पी कहाँ पर लिखा है, तो पी देखो ये लास्ट से तीसरा आएगा 2, ठीक है। और देखो आर, आर कितना है, सेकंड लास्ट से यानी कि हो जाएगा 0। एल कितना है, किनारे वाला यानी कि हो जाएगा 1। तो देखो 563201, तो कहाँ पर लिखा है 563201, ये पहला है। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आप इसको याद रखना 563201, ठीक है। तो अब देखो आपको दिख रहा होगा 3632 यानी कि 563201, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में www, देखो W3 जो है, आप कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें www लिखा हुआ है। सी का पूर्ण रूप क्या है, तो अगर आपको याद होगा, जो हमारे दोस्त लोग हैं लगातार हमारे पार्ट्स देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि www का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। देखो यहीं पर पूछ लिया गया है। तो www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, और सी का मतलब क्या है, कंसोर्टियम हो जाएगा, ठीक है, कंसोर्टियम। तो ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न में डाल देती हैं जब नहीं पढ़ा होता है। तो अगर आप इनको थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो जब एग्जाम हॉल पे आप बैठेंगे तो आपको ये याद जरूर आ जाएंगे। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन के सबसे अच्छे व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि पशु के व्यवहार जैविक अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है एथोलॉजी। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। वही देखो एटियोलॉजी जो होता है, एटियोलॉजी का काम क्या होता है, ये रोगों का कारण यानी कि काज बताता है, क्या कारण है, तो रोगों के उत्पन्न होने का कारण देखता है, तो रोगों का कारण बताता है। वहीं अगर एथनोलॉजी की बात करें, एथनोलॉजी में क्या होता है, ये होता है मानव जातियों का अध्ययन करता है एथनोलॉजी। वहीं ये तो एंटीमोलॉजी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एंटीमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या करता है, इसका काम होता है कीट पतंगों का अध्ययन। ये पूछा जा चुका है, हालांकि ऊपर वाले तो नहीं पूछे गए लेकिन ये तीसरा वाला पूछा गया है, कीट पतंगों का अध्ययन होता है, याद रखेंगे आप। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्रमशः डैश डैश है। यानी कि लासा इसका 1920 है और मासा है इसका 16। यदि संख्याओं में से एक संख्या तो 240 है, तो दूसरी वाली क्या होगा। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है क्या, पहली संख्या मान लो x गुणे दूसरी संख्या यानी कि y बराबर लासा यानी कि एलसीएम गुणे पे मासा एचसीएफ। तो बस पहली संख्या क्या दिया है, ये दिया है 240 और दूसरी नहीं दिया है, तो आप उसको मान लो y मान लो, बराबर में एलसीएम क्या है 1920 और गुणे में एचसीएफ क्या है 16 है। तो बस y की वैल्यू आप निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1920 गुणे में 16 और बटे में आ जाएगा 240। काटिए इसको, इससे ये कट जाएगा और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ये कटेगा 3 छंग 18, 3 चौक, हाँ तो 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 चौको 12 कट जाएगा, तो 64 गुणे में 2 बचेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 64 गुणे में 2 यानी कि 2 चौक को 8, 2 छक्का 12 यानी कि 128 आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले देखो अंश में 50% की वृद्धि करते हैं, तो 50% का मतलब क्या होता है 1/100, 50 से कम 50 दूनी यानी कि 1/2, यानी कि पहले रहा होगा 2, अब एक और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 3/2। तो पहले का अंश हमारा ये है अंश और बाद का अंश कौन है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ठीक करा है कि हर में हम 80% की वृद्धि करते हैं, तो 80% का मतलब 80/100, 0 0 काटिए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि पहले अगर हमारा अंश रहा होगा 5 तो अब हो जाएगा 5 + 4 और बढ़ा दो यानी कि 9/5 हो जाएगा।
समझ गए आप। तो अब का जो पहले का हर है ये है और अब वाला हर ये है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि नया भिन्न मूल भिन्न का कितना हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर अंश और हर इतना दिया है, तो अंश पहले था 2 और हर था यहाँ पर 5, और अब कितना हो गया है, अंश हो गया है 3 और हर हो गया है 9। ऐसे अब इसको आप उल्टा करेंगे, क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है। तो 3/9, ये 3 है, गुणे में 5/2 होता है। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 बार में जाएगा। तो 5/3 दूनी 6, यानी कि 5/6 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मामीटर के आविष्कारक हैं डेनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट। तो हम शॉर्टकट में क्या जानते हैं उनको? फॉरेनहाइट के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर यही वाला है, यही फॉरेनहाइट है। आप समझ सकते हो इनका फुल नेम कितना बड़ा है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़कर अक्सर भाग जाते हैं कि बहुत टाइम लेंगे, कुछ होगा, लेकिन ये भी तो जरा सा देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो देखो मैं क्वेश्चन को दिखाता हूँ पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। हमें केवल लंबाई के हिसाब से रखना है, लंबाई को ही ध्यान में रखना है, बस बाकी से कोई मतलब नहीं। तो देखते जाते हैं और करेंगे वैसे ही। इसमें है कि 6 छात्र हैं, अब कितने हमें इससे मतलब नहीं है, हमें लंबाई चाहिए। कह रहा है क्यू और आर का भार कम है, तो कम हो या ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, लेकिन लंबाई पी से ज़्यादा है, यानी कि क्यू आर की जो लंबाई है ना वो पी से ज़्यादा है, यानी कि पी कहीं यहाँ पर होगा। मैं लंबाई को बढ़ते क्रम में इस प्रकार से लिख रहे हैं। अब कह रहे हैं एस क्यू से लंबा है, एस जो है वो क्यू से भी लंबा है, तो एस इधर रहेगा, और आर से भारी है तो भारी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। टी एस से हल्का है, हल्का भी छोड़ो, लेकिन यू से अधिक भारी है, तो ये भारी से हमें कोई मतलब ही नहीं, लंबाई बतानी है तो ये हटा दो। यू एस से लंबा है, अब इसका मतलब एस से भी लंबा कौन हो जाएगा? यू, यू इतना लंबा है इससे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है पी टी से हल्का है लेकिन यू से भारी है, तो हमें हल्का भारी से मतलब ही नहीं है। पी टी की तुलना में लंबा है, हाँ इसका मतलब जो पी है ना वो टी की तुलना में लंबा है, यानी कि टी इधर होगा तभी तो पी लंबा होगा इससे। अब क्वेश्चन में कह रहा है किस छात्र की लंबाई सबसे कम है, तो सबसे कम किसकी लंबाई है? तो आप बताओ कि सबसे ज़्यादा इधर होगी तो सबसे कम किधर होगी? इधर होगी, तो सबसे कम लंबाई वाला टी ही तो होगा, और सबसे ज़्यादा लंबाई वाला यू होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? टी आएगा, क्योंकि सबसे कम लंबाई को पूछा है तो टी आ जाएगा। देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बड़ा देखते ही छोड़ जाते हैं कि बहुत बड़ा आंसर है कैसे करेंगे, तो ऐसे आप करेंगे। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। करें कि भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो 15 और 16 में शुरू किया गया था। तो देखो हो सकता है कि दोबारा पूछ लिया जाए, क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि टीसीएस ही पेपर करा रहा है, तो पेपर का लेवल भी वही रहेगा, 2024 का वाला भी टीसीएस ही कराएगा, बाकी कोई करा भी नहीं सकता इतना बड़ा एग्जाम, ठीक है। और सरकार भी वही है, यानी कि जो गवर्नमेंट पहले थी वही सरकार अब भी है, ठीक है। तो इसलिए ये योजनाएं पूछी जा सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है तो योजनाएं वही की वही रहती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है यदि 19 सही 2/3 माइनस 7 सही ऐसे करके दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखो जो यहाँ पर होल में नंबर लिखा होता है इसको आप सिंपल कर लो। तो 19 तिरिक 57, 57 तो कितना हो जाएगा? 59। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 59/3 माइनस 7 चौक 28 1 29, यानी कि 29/4 हो जाएगा, बराबर में x प्लस का 2 दूनी 4, 4 1 5, यानी कि 5/2 हो जाएगा। समझ गए आप? अब x को इधर रख लो, बाकी को उधर ले आओ आप, या फिर आप आसान करना चाहते हो तो इसको पहले आप सॉल्व कर लो इस पूरे वाले को, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, 4 से गुणा कराएंगे तो 4 नहीं 36, 4 पंचे 20, 3 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। माइनस लगाओ, 4 नहीं 12, 3 बार में जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई 29 में, 3 27, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 87, बराबर में x प्लस का 5/2 हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं करना। अब 236 में से आप 87 घटाइए तो 16 में से 7 गया तो आएगा 9, और यहाँ पर कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 149/12, ठीक है। ये 12 है, यहाँ नीचे लिख नहीं पा रहा हूँ तो यहाँ पर 12 समझना, बराबर में x प्लस का 5/2 हो जाएगा।
अब देखो ये वाला इधर ले आएंगे 2 को, तो मैं डायरेक्ट पूरा हटा के लिख देता हूँ इतने को, ठीक है, यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ऐसे करेंगे तो इसको इधर ले आइए, तो 149/12 माइनस का 5/2 बराबर में आ जाएगा x। तो इसको ल्यासा लेंगे तो 12 आएगा, तो 149 माइनस का 2 छक्के 12 यानी कि 6 पंचे 30 बराबर में x आएगा। मैं इधर लिख देता हूँ। अब आप 49 में से 30 हटाएंगे तो आएगा 119, तो यहाँ पर 119 और बटे में 12 हो जाएगा बराबर में x। 3 से कटेगा, 3 से ये 3 ये नहीं कटेगा क्योंकि, तो आप डायरेक्ट आप काट दो। 12 9 108 कितना बचा, 9 8 17 यानी कि यहाँ पर 12 9 108 बचेगा 11 और नीचे आएगा 12 बराबर में x। तो x की वैल्यू 9 सही 11/12 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर पहला देखो लिखा है, सेम मैच कर रहा है, 9 सही 11/12। अगला है गुरु नानक देव जी का जन्म गुरु नानक जयंती का जाए राय भोई की तलवंडी यानी कि वर्तमान में ननकाना साहिब में है, कहाँ पर और कब हुआ था। तो ये हुआ था देखो 1469 में हुआ था, 12 अप्रैल 1469 में हुआ था। अब जगह तो दी है कि कहाँ पर हुआ था, और ये थे कौन दोस्तों, गुरु नानक जी। तो ये सिखों के प्रथम यानी कि फर्स्ट गुरु थे, ये भी आप याद रखना। जो सिखों के प्रथम गुरु थे वो कौन थे, गुरु नानक साहब जी थे, जिनके गुरु नानक जयंती मनाई जाती ना, वही है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से, रोगी चिकित्सक विद्यार्थी से। तो देखो जैसे रोगी को कौन ठीक करता है, ट्रीटमेंट करके, चिकित्सक करता है। वैसे शिक्षार्थी विद्यार्थी को कौन ठीक करता है ट्रीटमेंट करके, तो शिक्षक करता है। शिक्षक का काम होता है विद्यार्थी को सुधारना और चिकित्सक काम होता है रोगी को सुधारना। तो बस वही संबंध है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगला है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था, तो सुमित्रा महाजन था। लेकिन दोस्तों अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, अब ये पूछा जाएगा क्योंकि लोकसभा जो चल रही है इस वक्त ये चल रही है 18वीं, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाएगा। तो अब आंसर में क्या आएगा, ओम बिरला। नाम जानते होंगे आप, ओम बिरला, जिनकी एक बेटी जो अंजलि बिरला है काफ़ी चर्चों में रही इस बार। तो ठीक है, तो ओम बिरला, तो ओम बिरला इस वक्त जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 18वीं लोकसभा इस वक्त चल रही है और ये ओम बिरला हैं कौन, तो ये सांसद हैं। कहाँ से सांसद हैं, कोटा राजस्थान से। कोटा शहर पड़ता है राजस्थान में, तो राजस्थान के कोटा से हैं और ये अध्यक्ष भी हैं लोकसभा के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया नहीं है क्योंकि अब तो चेंज हो गए हैं। तो ओम बिरला जहाँ कहीं भी आ जाए 2024 में आप उसी को टिक कर देना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बस आप भी खुश वो भी खुश। दोस्तों तो आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है और यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे वाले सारे के सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी के नीचे लिंक मिल जाएगी अगला पार्ट के नाम से, तो उस पर आप क्लिक करना, डायरेक्ट आगे क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और बाकी जो भी रेलवे की प्रीवियस ईयर है नहीं देख रहे हैं, आप उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है, सभी की प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं। तो ग्रुप डी की देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ग्रुप डी नाम से होगी। वहीं एनटीपीसी जो आप देख रहे हैं तो एनटीपीसी के सीरियल वाइज से अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 से स्टार्ट करिए। मैं तो दोस्तों यही कहता हूँ हमेशा कि चाहे आप ग्रुप डी का पेपर देख रहे हो या एनटीपीसी का या किसी का भी, तो पार्ट 1 से आप शुरू करिए। पार्ट 1 से अगर आप देखना शुरू करते हैं तो डेली का आप बना लीजिए शेड्यूल, 5 वीडियो 10 वीडियो जितनी भी आप देख पाएँ उतनी वीडियो देखिए, तो आप एक क्रम से चलेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। हम में से बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो लगातार देख भी रहे हैं वीडियोस को, पार्ट वाइज देखते हैं। हमारे किसी फ्रेंड ने बताया था कि सर मैं 5 से 6 वीडियो आपकी डेली देखता हूँ, मैं कॉपी में लिख लेता हूँ कि मुझे कितनी वीडियो देखनी है आज। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 1 से देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और एलपी टेक्नीशियन भी वहीं से बना दिया है। आप लोगों की बहुत ख्वाहिश रखती है कि सर रेलवे का इंटरव्यू लीजिए जाके वहाँ पर स्टेशन पे, तो बहुत सारे इंटरव्यू हमने लिए हैं आपके कहने पर, और वहाँ गए भी हैं ग्राउंड पे, क्या काम होता है कैसा करना होता है, तो आप देख लेना एक बार। उसकी भी लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, रेलवे इंटरव्यू के नाम से, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। या आप सारे इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो हमने अलग से प्लेलिस्ट उसकी भी बना दिया है रेलवे इंटरव्यू के नाम से, तो उस पर क्लिक करना, आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से उस वीडियो को
देख सकें। कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है, पूछना है या कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आप सबका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और जितने भी लोगों ने अब तक कमेंट्स करे हैं हमने उन सबका रिप्लाई भी दिया है। आप में से बहुत से लोग होंगे भी, आप लोग बताना कितने लोगों का हमने जवाब दिया है अभी तक। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।